हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को भूमंडलीकृत विश्व का बनना बताने वाला हूँ। यह अध्याय 10वीं कक्षा के इतिहास का चैप्टर 3 है। और यह जो वीडियो है यह पूर्ण रूप से एनसीईआरटी पर आधारित है। इसका मतलब यह है कि आप किसी भी बोर्ड से हैं और आपके बोर्ड में अगर एनसीईआरटी की बुक चलती है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैं एक ही वीडियो में पूरा अध्याय समझाने वाला हूँ, यानी कि आपको इसके लिए कोई पार्ट 1 पार्ट 2 करने की जरूरत नहीं है। आप पूरा अध्याय एक ही वीडियो में देख सकते हैं। हालांकि यह थोड़ा लंबा हो सकता है। आइए समझते हैं भूमंडलीकृत विश्व का बनना। यह अध्याय पूर्ण रूप से जो है ना वह वैश्वीकरण पर आधारित है। वैश्वीकरण क्या होता है, सबसे पहले मैं वह समझाता हूँ आपको। वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि व्यक्तियों, सामानों और नौकरियों का एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरण होना, एक देश से दूसरे देश में जाना। और इस पूरे अध्याय में यही चीज समझिएगा कि किस प्रकार से कोई व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा था। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी हो गई थी, नौकरी की तलाश में। किस प्रकार से सामान जो था, सोना चांदी या फिर व्यापार के अन्य साधन जैसे रेशम या मसाले, एक देश से दूसरे देश जा रहे थे। क्यों व्यक्ति एक एक स्थान को छोड़ रहा था और दूसरे देश में जा रहा था। तो ये सारी प्रक्रिया जो था ये भूमंडलीकृत विश्व का बनना कहलाता है। और यह वैश्वीकरण से जुड़ा हुआ है। अगर बात करें तो ये व्यक्तियों का आना जाना, सामानों का आना जाना, काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाना, ये कोई नई बात नहीं थी। यह बहुत ही पहले होता था। 15वीं शताब्दी में वास्को डी गामा ने और कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत की खोज किया। क्यों? क्योंकि वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहे थे, अपने व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। और इससे भी पहले अगर बात करें तो लोग सिल्क रूट से एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। सामानों और लोगों का आवाजाही होता था। तो ये था वैश्वीकरण का, माफ कीजिएगा, भूमंडलीकृत विश्व का परिचय, जिसमें आपको सामान्य रूप से समझ में आ गया होगा यह अध्याय क्या पढ़ रहा है इसमें और यह किस चीज पर आधारित है। वैश्वीकरण और औद्योगिकरण ये दो ऐसी कारण है जिसने हमारे दैनिक जीवन को क्या कर दिया, बदल करके रख दिया। अगर 18वीं शताब्दी की बात करें तो उस जमाने में बहुत समय बीत जाने के बाद भी चीन और भारत जो था दुनिया का सबसे धनी देश था। एशिया के व्यापार में इन्हीं का दबदबा था, इनके अलावा कोई भी एशिया के व्यापार में आगे नहीं था। परंतु ये सब खत्म हो गया और विश्व व्यापार में जो यूरोप है वह विश्व व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। कैसे? आखिरकार यह सब कैसे हुआ? चीन और भारत जो सबसे आगे था वह कैसे पीछे चला गया? यह अगर आप समझना चाहते हैं तो यह अध्याय आपके लिए क्या है, जरूरी है। आइए इन सभी चीजों को समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम बात करते हैं रेशम मार्ग को समझते हुए कि आधुनिक युग से पहले समाज कैसा था। क्या चीज आधुनिक युग से पहले प्रयोग किया जाता था, लोग आने जाने के साधन कैसे थे। रेशम मार्ग एक प्रकार का, जिसे सिल्क रूट इंग्लिश में कहते हैं, यह प्राचीन मार्ग था। मार्ग का मतलब रास्ता होता है, जो एक देश को दूसरे देश से जोड़ता था, एक महादेश को दूसरे महादेश से जोड़ता था। जिस प्रकार से आप मानचित्र में देख सकते हैं, ये लाल रंग और ये जो आसमानी रंग आपको दिख रहा है, ये रास्ता है जिस रास्ते के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान से लोग जाते थे। ईसा पूर्व से पहले भी इस रास्ते में रेशम मार्ग का व्यापार होता था। लोग रेशम को ले जा करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर बेचते थे। 15वीं शताब्दी जब आया तो इसका प्रयोग जो था बहुत सारे महादेशों में, बहुत सारे महादेशों को जोड़ने के लिए किया जाने लगा। जैसे अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, जैसा कि मानचित्र में देख सकते हैं, यह आपका अफ्रीका है, यह भाग आपका यूरोप है, यह भाग आपका एशिया है, और इस क्षेत्र में अगर आप मानचित्र और आगे रहता तो आपको अमेरिका दिख जाता। तो इस प्रकार से विभिन्न भाग जो था रेशम मार्ग के जरिए जुड़ गया था। तो ये एक कारण है जिसने भूमंडलीकृत विश्व को बनाने में सहयोग किया। अब प्रश्न आपके मन में आता होगा कि इस मार्ग का नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा। मार्ग मतलब रास्ता, इस रास्ते का नाम रेशम मार्ग क्यों पड़ा? तो क्यों, इसका कारण यह है कि सबसे पहले इस रास्ते में रेशम का व्यापार होता था, वो चाइना से जाता था, जिसे चाइनीज रेशम कहते थे। और बाद में इस रास्ते में दूसरे चीजें भी जाने लगा, जैसे भारतीय मसाले और भी अन्य सामान जैसे सोना चांदी, ढेर सारी वस्तुएं का आवागमन का प्रयोग होने लगा, लेकिन इसका नाम जो था वह रेशम मार्ग ही रह गया। सामानों की आवाजाही के अलावा यहाँ पर व्यापार और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता था कि व्यापार का तरीका क्या होगा, व्यापार किस प्रकार से करना है, वहां की संस्कृति क्या थी और हमारी संस्कृति क्या थी, ये सारी चीजें होता था। आइए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अन्य बातों को समझते हैं। जिस तरह भूमंडलीकृत विश्व बनता जा रहा था
उस समय भोजन की भी यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। भोजन की यात्रा क्या था, आइए समझते हैं। व्यापारी जो था या यात्री जैसे जैसे एक जगह से दूसरे जगह चलते गए, उसके साथ खाने के सामान भी चलते गए। यानी अभी अगर वर्तमान में आप सफर करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो आप अपने अपने साथ खाने की वस्तुएं नहीं लेते। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वहां पर रेस्टोरेंट है, बड़े बड़े भोजनालय है, वहां पर आपको भोजन मिल जाएगा। परंतु ऐसे पुराने जमाने में नहीं होता था। लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे तो अपने साथ खाने की वस्तुएं ले जाया करते थे। जैसे कि अगर नूडल्स अगर हम खाते हैं तो वो चाइना से आया है, अगर पास्ता की बात करें तो वो अरब देश से आया। तो इस प्रकार से जो भोजन था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगा। तो भोजन किस प्रकार से आया, अगर आपसे पूछा जाएगा तो व्यापार के साथ यात्रा करते हुए व्यापार के साथ भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान जाने लगा। लोगों के सामने नए नए भोजन आने लगे, लोग को पसंद आने लगा। लेकिन कभी कभी ये भोजन समस्या भी बनने लगा था। नई फसल आने से लोगों के जीवन में फर्क आ गया था, बहुत ज्यादा फर्क आ गया था, जमीन आसमान का फर्क आ गया था। एक साधारण से आलू की बात करें तो आलू का इस्तेमाल करने से यूरोप की जो गरीब जिंदगी है, गरीबों की जिंदगी है, वह बहुत ज्यादा बदल गई। पहले यूरोप के लोग को खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता था, बेहतर भोजन नहीं मिल पाता था। जब आलू आ गया तो इतना सस्ता हो गया कि लोगों को बेहतर भोजन मिलने लगा। लोगों की औसत उम्र बढ़ने लगी क्योंकि लोग भूखमरी से अब नहीं मरने लगा था, लोगों को खाने के अच्छे साधन मिलने लगे थे। आयरलैंड का अगर उदाहरण ले जाए तो आयरलैंड बहुत ज्यादा, जो आयरलैंड के गरीब काश्तकार थे वो आलू पर बहुत ही ज्यादा निर्भर हो चुके थे। 1840 के दशक की बात है। 1840 के दशक के मध्य में किसी कारण से वहां पर एक बीमारी फैल गया जिसके कारण आलू की फसल जो है वह पूर्ण रूप से खराब हो गई। और जब आलू की फसल खराब हो गई तो लोग भूखमरी के कारण मरने लगे। तो आप देख सकते हैं कि नई फसल से किसी की जिंदगी बेहतर भी हो सकती थी, गरीब की जिंदगी एक तरह से बदल गई। तो वहीं देख सकते हैं कि खराब फसल होने के कारण जो गरीब की जो लोग थे वो क्या होने लगे, भूखमरी से मरने लगे थे। तो इस प्रकार से ये दूसरा कारण था जिसने भूमंडलीकृत विश्व को बनने में सहयोग किया। लेकिन यहाँ पर जो विश्व था एक नई चीज पर आ गया था और वह था औपनिवेशीकरण। औपनिवेशीकरण ने भूमंडलीकृत विश्व के बनने में एक बड़ा योगदान दिया। यह विजय का साल था, लोग जीत रहे थे और उसका कारण था बीमारी या व्यापार। 15वीं से 16वीं शताब्दी की अगर बात करें तो यूरोप ने क्या किया था, समुद्र रास्ते के जरिए विश्व प्रसार करना प्रारंभ कर दिया था। क्यों? क्योंकि वो व्यापारिक साथी ढूंढ रहे थे। हम आपको बताए थे, कोलंबस अमेरिका की खोज कर लिए, वास्को डिमा भारत की खोज कर लिए समुद्र के रास्ते से। जमीन के रास्ते से तो वो जा ही सकते थे, लेकिन समुद्र के रास्ते से भी उन्होंने क्या कर लिया, रास्ता ढूंढ लिया। इससे भी पहले अगर उस समय की बात करें तो पुर्तगाली और स्पेन जो थे वो बहुत शक्तिशाली देश थे, जो यह सब चीज पहले ही कर चुका था। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया। यूरोपीय जो यूरोप की सेनाएं थे वो उपनिवेश बनाती थी, यानी कि लोगों को गुलाम बनाता था, एक दूसरे देश में जाता था, अपनी सत्ता स्थापित करता था। तो आखिरकार वो यहाँ पर जाता था तो उसे गुलाम कैसे बनाता था, तो इस क्षेत्र को जीत लेता था। आप जीत लेता था सैनिक ताकत पर। तो यहाँ पर देखिए, ना केवल सैनिक ताकत पर जीतता था, उसके पास एक और चीज थी, वो था कीटाणु, जैसे कि चेचक। तो ये कीटाणु क्या करता था, जो भी से अफसर थे, सैनिक जो थे, स्पेनिश के सैनिक जो थे, जो अफसर वहां पर जाते थे वो अपने साथ ले जाते थे। साथ ले जाते थे क्या, पॉकेट में भर के? जी नहीं, ऐसी बात नहीं थी, वो उनके शरीर के अंदर था और इसी चलते वो कीटाणु जो था वहां पर पहुंच जाता था। इसका प्रमुख कारण यह है कि जो अमेरिका है वह लाखों सालों से दुनिया से अलग था, बहुत ज्यादा अलग था। और अलग रहने के कारण उसके अंदर, अमेरिकी लोगों के अंदर जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वह विकसित नहीं हो पाया था। और इसी के चलते जो वहाँ के लोग थे वह बीमारी से नहीं झेल पाते थे और इस बीमारी के कारण लोग मरने लगे थे। और इस स्पेनिश सैनिक को या फिर यूरोपीय जो सैनिक थे वो जीतती जाती थी अमेरिका में, और इस प्रकार से उन्होंने अमेरिका में उपनिवेश स्थापित कर लिया और बहुत सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर अमेरिका का मतलब केवल यूएसए नहीं, बल्कि उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन द्वीप समूह सभी से है। उन सभी क्षेत्रों पर यूरोपीय सत्ता जो है स्थापित कर चुकी थी। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और साल है 19वीं शताब्दी का समय। तो हम लोग देख चुके हैं कि इस प्रकार से व्यापार के चलते भोजन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा था और व्यापार का तरीका, साधन का प्रयोग करके लोग क्या कर रहे थे, एक दूसरे पर उपनिवेश स्थापित कर रहे थे। जैसे कि भारत में अंग्रेजों ने उपनिवेश स्थापित किया था। लेकिन 19वीं सदी का जो साल है वह बहुत ही ज्यादा परिवर्तनीय था।
19वीं सदी में दुनिया बहुत ही तेजी से बदलने लगा था। लोगों की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक और सांस्कृतिक जो कह सकते हैं और तकनीक का जो कार्य है वह पूरी तरह से समाज को बदलने में लगा हुआ था। समाज की पूरी काया पलट कर दी थी। समाज पूर्ण रूप से बदलने लगा था। विदेशी संबंध को नए ढर्रे में डाल दिया था। लोग विदेश के संबंध बढ़ाने लगे थे और इसमें जो प्रवाह था वह तीन तरह का प्रवाह हो रहा था। वो तीन प्रवाह कौन कौन था? आइए उन तीन महत्वपूर्ण प्रवाह पर हम लोग चर्चा करते हैं जिसने 19वीं शताब्दी में दुनिया में तेजी ला दी। पहला प्रवाह था व्यापार का प्रवाह। यानी 19वीं सदी में मुख्य रूप से वस्तुओं जैसे कि कपड़ा या गेहूं आदि के व्यापार तक ही सीमित था। यानी कि 19वीं सदी में लोग जो था ना वो इस तरह के व्यापार कर रहे थे एक देश से दूसरे देश में, और उसमें कपड़ा गेहूं इत्यादि तक ही व्यापार सीमित था। बाकी चीजों का व्यापार नहीं होता था। जैसे कि इसके कुछ समय बाद जो लोग थे ना, कह सकते हैं खुद का व्यापार करने थे, लेकिन लोग दास प्रथा आने लगा था। लोग क्या कर रहे थे? मजदूरों को बेच रहे थे, उसका व्यापार कर रहा था। लेकिन फिलहाल अभी 19वीं शताब्दी की शुरुआत में कपड़ा और गेहूं का ही क्या हो रहा था? कह सकते हैं व्यापार हो रहा था। तो ये पहला प्रवाह था, लोग व्यापार कर रहे थे, एक देश से दूसरे देश में जा रहे थे। तो आप समझ सकते हैं प्रवाह का मतलब वो एक देश से दूसरे देश में जाना, तो व्यापार में एक देश से दूसरे देश जा रहे हैं। उसी प्रकार से दूसरा चीज जो हो रहा था वो था श्रम का प्रवाह। श्रम मतलब मेहनत, देख सकते हैं मजदूरों का प्रवाह हो रहा थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर। लोग बेरोजगार हो गए थे। रोजगार और काम की तलाश में क्या कर रहे थे? लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे। ना केवल एक आदमी, दो आदमी, बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोग क्या कर रहे थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे थे। लगभग 5 करोड़ लोगों ने क्या कर दिया? बेरोजगारी के कारण यूरोप को छोड़ दिया। और यूरोप से वो कहाँ चले गए? ऑस्ट्रेलिया चले गए, अमेरिका चले गए, वहां पर स्थानांतरित हो गए। क्यों? क्योंकि उनको वहां पर काम मिलता था। तो आप देख सकते हैं ये श्रम का प्रवाह हो रहा था, और ये दूसरा प्रवाह था उस समय। अब जो तीसरा प्रवाह है वह है पूंजी का प्रवाह। पूंजी का प्रवाह, तो पूंजी जो होता है वह अल्प या दीर्घ अवधि के लिए दूर दराज इलाकों में निवेश करना क्या कहलाता है? पूंजी का प्रवाह कहलाता है। लोग निवेश करने लगे थे। निवेश का मतलब खर्च करना था, और इस निवेश में अगर सबसे आगे था तो वह अमेरिका के लोग आगे थे। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास बहुत अधिक पैसे थे और वो अपने पैसे को निवेश करना प्रारंभ कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यह उत्तरी अमेरिका और यह जो क्षेत्र है वह दक्षिणी अमेरिका है। और उस समय जो अमेरिका की बात कर रहे थे तो वह यही क्षेत्र था, अमेरिका। इस पर ही यूरोपीय शक्तियां जो थी उपनिवेश करना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन अमेरिका की शक्ति बढ़ कर आई और उन्होंने निवेश करना प्रारंभ कर दिया, अपनी शक्ति को जो बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। आप देख सकते हैं उन्होंने यूरोप के क्षेत्र में या फिर एशिया के क्षेत्र में निवेश करना प्रारंभ कर दिया, और इस प्रकार से पूंजी का प्रवाह होने लगा। तो ये तीन तरह का प्रवाह था जो उस समय हो रहा था। इस तीन प्रवाह से क्या हुआ? इस तीन प्रवाह से विश्व अर्थव्यवस्था बदलने लगी। विश्व अर्थव्यवस्था जो था वह पूर्ण रूप से उसका उदय होने लगा, अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। तो आइए हम लोग इस तीन प्रभाव को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर नजर डालते हैं कि किस प्रकार से विश्व अर्थव्यवस्था का उदय हो रहा था। 18वीं शताब्दी के आखिरी दशक तक ब्रिटेन में कार्न लॉ लगा था। लॉ का मतलब कानून होता है। इस कानून के तहत कोई भी देश, बाहरी देश जो है ना, अपने भोज्य पदार्थ को ब्रिटेन में निर्यात नहीं कर सकता है। निर्यात का मतलब होता है उस देश के अंदर ले जाना, ठीक है ना। आयात का मतलब देश से बाहर। तो इस प्रकार से निर्यात नहीं कर सकता है, उस देश के अंदर कोई भी ले जाकर नहीं बेच सकता था, ऐसा वहां पर था। तो क्या हुआ वहां पर? यह तो कार्नो लॉ लागू था, लेकिन जनसंख्या नहीं रुक रही थी। जनसंख्या बहुत ही तेजी से बढ़ रही थी, और जैसे ही जनसंख्या बढ़ी, मांग में क्या हो गई? वृद्धि हो गई। और मांग में वृद्धि हुई तो कृषि आधारित सामानों के मांग में वृद्धि हो गई। और इससे पहले कि वहां पर भूखमरी आती, ब्रिटेन के जो सरकार था उन्होंने कार्नो लॉ को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। तो ये एक छोटी सी कहानी थी कि ब्रिटेन में कार्नो लॉ था, लेकिन जनसंख्या जब बढ़ने लगा तो कार्नो लॉ को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। सामान्य सी कहानी है। और जनसंख्या बढ़ने से मांग बढ़ता है, ये सामान्य सी बात है। मांग कैसे बढ़ता है? उदाहरण के लिए अगर एक देश में मान के चलिए 5 व्यक्ति है, और 5 व्यक्ति को एक दिन में 1 केजी चावल का जरूरत पड़ता है, और यही व्यक्ति अगर 10 हो जाएगा या फिर 20 हो जाएगा तो 1 केजी चावल में यह जो पहले ये लोग भोजन कर लेते थे, अब ये संभव नहीं हो पाएगा। अगर ये 20 व्यक्ति हो गया तो अब 4 केजी चावल की जरूरत होगी। तो ये जो जरूरत है इसी को मांग में वृद्धि कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो क्या हुआ? एक छोटी सी बात आप लोग समझिए। जब ब्रिटेन में कार्न लॉ था तो भोजन की मांग बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई और भोजन के दाम भी बढ़ गए।
जब कार्न लॉ को समाप्त कर दिया, यहाँ पर कार्न लॉ गलत लिखा गया, पीछे मैं दिखा चुका था, आप वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। कार्न लॉ को हटा दिया गया, कार्न लॉ खत्म कर दिया, तो व्यापार बढ़ गया, भोजन जो भोजन उपभोग की समस्या आ गई, इतना ज्यादा बढ़ गया कि खत्म नहीं होने लगा, उसकी समस्या उत्पन्न हो गई। लेकिन यहाँ पर कार्न लॉ हटाने के बाद विकास होने लगा। क्यों? क्योंकि जब कार्न लॉ हटा दिया, कार्न लॉ के पहले क्या था कि कोई भी देश इसमें निर्यात नहीं कर सकता, निर्यात नहीं कर सकता यानी कि व्यापार नहीं हो रहा था। अब जब कार्न लॉ समाप्त कर दिया तो व्यापार होने लगा और भोजन की कमी में बदलाव आया और देश क्या होने लगा, विकास होने लगा। अब इन सब चीजों से लोगों को एक बात समझ में आ गया था, क्या समझ में आया था, कि व्यापार से ही विकास होगा। ना केवल ब्रिटेन को, बाकी विश्व को भी समझ में आ गया था कि जितना ज्यादा व्यापार होगा, देश का विकास उतना ज्यादा होगा। इस यानी कि देश के विकास के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, व्यापार है। और इसीलिए व्यापार में सभी ने वृद्धि करना प्रारंभ कर दिया और लोग सोचने लगे कि व्यापार में वृद्धि किस प्रकार किया जाए। तो व्यापार में वृद्धि के लिए क्या किया गया, नए नए जहाज बनाए गए ताकि ताकि समुद्र के रास्तों को आसान बनाया जाए। रेलवे का निर्माण किया गया ताकि क्या किया जाए, जमीन के जो यातायात है उसको आसान बनाया जाए, एक समय में अधिक वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। और रेलवे स्टेशन बनाए गए। अब इन सब चीजों के लिए आपको क्या चीज जरूरत पड़ेगी, मजदूर की जरूरत पड़ेगी। चाहे आप जहाज बनाइए, रेलवे बनाइए या रेलवे स्टेशन बनाइए, आपको मजदूर की जरूरत पड़ेगी। मजदूर को पैसे देने होंगे। और इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मजदूर का प्रवाह हुआ तो श्रम का प्रवाह हुआ, मजदूर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएंगे। मजदूर को पैसे देंगे तो वो पैसे लेकर के फिर अगर वो यहाँ पर काम करने आया तो फिर से वो वापस अपने जगह पर जाएगा, तो इस प्रकार से पूंजी का प्रवाह होगा। तो जैसे जैसे सामान का निर्माण होगा, भोजन का भी स्थानांतरण होगा। लोग क्या करेंगे, अगर एक सुनसान इलाके में स्टेशन बनेगा, रेलवे स्टेशन बनेगा, तो क्या वहां पर भोजन नहीं करेंगे, लोग करेंगे। अगर एक ऐसे क्षेत्र में स्टेशन बनेगा जहां पर लोग परिचित नहीं है, तो क्या वहां पर भोजन नहीं करेंगे, करेंगे। जहां भी स्टेशन बनेगा लोग जाएंगे, वहां पर भोजन बनेगा, तो भोजन का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होगा। आप समझ सकते हैं कि ये सारी चीजें, भोजन, पैसा, पूंजी, मजदूर, श्रम, सभी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और इससे ही हम लोग क्या कहते हैं, वैश्वीकरण। और इस वैश्वीकरण में अगर सबसे ज्यादा किसी का योगदान है तो वो है तकनीक का। तकनीक ना होता तो 19वीं सदी का बदलाव नहीं होता और आज हम लोग वैश्वीकरण को सही तरीके से नहीं समझ पाते। तो तकनीक का बहुत बड़ा योगदान था। तो आइए हम लोग उस समय समझते थे तकनीक का क्या योगदान था। तकनीक ने किस प्रकार से एक योगदान किया था। तकनीक की अगर बात करें तो रेलवे बनाए गए थे, भाप के इन जहाजों का निर्माण किया गया, संचार का निर्माण किया, टेलीग्राफ, ये सभी चीजें क्या थी, तकनीक की देन थी। और इसने क्या किया, 19वीं सदी में जितने भी परिवर्तन आया, इस इन सभी तकनीकों के बिना हम लोग इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे, यानी वैश्वीकरण की भी कल्पना नहीं कर सकते थे। आइए हम लोग समझते हैं कि तकनीक का योगदान किस प्रकार से था भूमंडलीकृत विश्व का बनने में। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। उदाहरण है 1870 के दशक का काल है, जब अमेरिका से यूरोप जो था ना, मांस भेजा जाता था, मांस का निर्यात किया जाता था। लेकिन यहाँ पर मांस का निर्यात नहीं किया जाता था, क्या किया जाता था, जिंदा जानवर भेजा जाता था, जिंदा जानवर। और जिंदा जानवर को यूरोप में ले जा करके उसे काटा जाता था, फिर उनसे मांस बनाता था। अब अगर आप एक जिंदा जानवर लेके जाएंगे तो बहुत ज्यादा समस्या है। पहले बात तो जिंदा जो जगह है, जिंदा जानवर है, वो बहुत ही ज्यादा जगह घेरते हैं, जगह घेरते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं। और दूसरा समस्या क्या है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो लंबे सफर में मर जाते हैं या बीमार हो जाते हैं। बहुतों का बीमार होने के कारण वजन भी कम हो जाता है, जिससे उसको दाम कम मिलता था। तो इन सभी चीजों से व्यापार में बहुत ही ज्यादा घाटा होता था। और मांस यानी कि जो मांस था उसका व्यापार बहुत ही ज्यादा महंगा था, लोग मांस नहीं खा पाते थे। अगर यूरोप के गरीब की बात करें तो वो गरीब के पहुंच से बाहर था। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगा सौदा था। अब इन समस्याओं को खत्म करने के लिए फ्रीज वाले जहाज का निर्माण किया गया। और अब क्या हुआ, अब अमेरिका में ही जानवरों को क्या करने लगा, काटा जाने लगा और उसे मांस में बदल दिया गया था। ना केवल अमेरिका, अब अमेरिका के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, सभी जगह से जानवरों के बजाय क्या आने लगा, उनका मांस ही यूरोप भेजा जाने लगा। यूरोप क्यों भेजा जाने लगा था, क्योंकि यूरोप की जनसंख्या बढ़ चुकी थी। और जिस प्रकार से ब्रिटेन का उदाहरण हम आपको दिए, उस प्रकार से यूरोप में जनसंख्या बढ़ रही थी और इसकी मांग को पूरा करने के लिए ये जरूरी था। इससे न केवल समुद्री यात्रा में आने वाला खर्च कम हो गया, बल्कि यूरोप में मांस के दाम भी क्या हो गए, गिर गए। क्यों? क्योंकि अब
जो पहले कम जगह घेर अब जो है पहले ज्यादा जो जगह घेरता था वह कम घेरने लगा, और अब ज्यादा सामान को ले जाया जाने लगा, और इससे क्या होने लगा, वह सस्ता हो गया। तो इस प्रकार से था क्या तकनीक का योगदान, जिन्होंने आप समझ सकते हैं किस प्रकार से आसान कर दिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं, पहले 19वीं सदी की शुरुआत की बात किए थे, अब 19वीं सदी के आखिरी सालों में उपनिवेशवाद किस प्रकार बढ़ रहा था इस पर चर्चा करते हैं। उपनिवेशवाद की हल्की सी परिभाषा देते हैं कि जब कोई मजबूत और विकसित देश क्या करता है, किसी दूसरे कमजोर देश में अपना शासन स्थापित कर देता है, और इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। इसमें जो पिछड़ा देश होता है, जो कमजोर देश होता है, उसमें उसका जो राजनीतिक स्वतंत्रता होता है बिल्कुल खत्म कर दिया जाता है, और उसमें बहुत ही ज्यादा दर्दनाक सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन किए जाते हैं जो बिल्कुल ही असहनीय है, लोगों को कभी भी बर्दाश्त नहीं हो सकता है। तो ये उपनिवेशवाद की परिभाषा था 19वीं सदी के आखिरी दशक में क्या हुआ था। 19वीं सदी के आखिर में अफ्रीका में यूरोपियों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। अफ्रीका एक महादेश का नाम है, वहां पर यूरोपियों ने शासन करना प्रारंभ कर दिया। वो आए तो थे व्यापार के लिए, परंतु धीरे धीरे उन्होंने क्या कर लिया, शासन प्रारंभ कर दिया। वे क्या चाहते थे, अफ्रीका में बागवानी खेती करना चाहते थे, और खदानों का दोहन, खदानों से सोना चांदी चाहे जो भी खनिज पदार्थ निकले उसको निकाल करके उसे कहाँ भेजना चाहते थे, वापस यूरोप भेजना चाहते थे, भेज जा सके, इसके लिए उन्होंने वहां पर शासन स्थापित किया था। अफ्रीका में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी कि वहां के जो लोग थे वो पैसे या वेतन पर काम करना नहीं चाहते थे, पैसे में काम करने का चलन नहीं था, यानी कि लोग वहां पर तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहता था। ठीक है। अफ्रीका में जितने भी नागरिक थे सभी आत्मनिर्भर थे, इसका कारण ये है, आबादी बहुत ही कम थी, जमीन बहुत ही ज्यादा था, सबका मुख्य पैसा था पालतू पशुओं को चराना, यानी कि लोग पालतू पशु को चराते थे, मजदूर की तरह काम करने को तैयार नहीं थे लोग, कोई भी मजदूर की तरह काम करना नहीं चाहता था। तो ये मुख्य कारण है जिसके चलते वहां के लोग तनख्वाह पर काम करना नहीं चाहता। तनख्वाह पर काम करने का मतलब आप समझ चुके हैं, आसान सा बात है कि मैं आपको पैसे दूंगा, आप उसके बदले में मेरे घर में यह काम कर दीजिए। आप अपने घर में कभी होता है ना कि आप अपने घर में मजदूर लगाते हैं कि आपको, जैसे कि आपको घर बनवाना है, तो सब कोई को मकान बनाने तो आता नहीं है, तो आप क्या करते हैं, मजदूर लगाते हैं, और उसके बदले में मजदूर को क्या देते हैं, दिन भर का वेतन देते हैं। तो सेम चीज अफ्रीका में ये चीज नहीं था, कोई भी ऐसा आपको पैसा लेके काम करना नहीं चाहता था, सबके पास पैसा था, सभी आत्मनिर्भर थे, सबके पास जमीन थी, सभी पशु चराते थे, तो पैसे की जरूरत ही नहीं थी, खाओ पियो और अपनी जिंदगी को व्यतीत करो, ऐसी वाला वहां पर व्यवस्था था। तो इससे यूरोप के लोग परेशान थे। तो यूरोप के लोगों ने मजदूरों को भर्ती करने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए, गलत गलत तरीके अपनाए, ताकि उसे अपने साथ कह सकते हैं जो मजदूर, जो खदान है, जो बगान है, वहां पर भर्ती किया जा सके। उन्होंने सत्ता तो स्थापित कर लिया था, इसके लिए ये जो उन्हें मजदूरी में लाया जाए इसके लिए क्या किया, भारी भरकम कर लाद दिया गया, जैसे भारत में कर लाद दिया जाता था मजदूरों पर, किसानों पर, वैसे ही वहां पर लाद दिया गया। कष्टकारों, जो वहां पर कष्टकार थे, उसको जमीन से हटाने लगे, और उत्तराधिकारी कानून बनाया गया। उत्तराधिकारी कानून में क्या बोला गया कि परिवार के केवल एक ही सदस्य को पैतृक संपत्ति मिलेगा, यानी कि अगर किसी के परिवार में 4 सदस्य हैं तो 4 सदस्य में से केवल एक ही को उसके पिताजी की जमीन मिलेगी, बाकी को नहीं मिलेगी। खुलेआम घूमने पर पाबंदी लगा देगी, और अगर खुलेआम नहीं घूरेगा तो वे अपने पशुओं को चराएंगे कैसे, तो ये पाबंदी लगा दिया गया। लेकिन इन सारे हथकंडे फेल मरा गए, लेकिन इनसे कोई भी बात नहीं बनी, इन सभी चीजों को वो सह लिए और क्या कर लिए, अपने कर देने से मना कर दिए। तो ये सारे चीज होने के बावजूद आप देख सकते हैं कि अफ्रीका के लोगों पर उन्होंने अपनी सत्ता तो स्थापित कर लिया, लेकिन पूर्ण गुलाम नहीं बना पाया था। तो यहाँ पर भूमंडलीकृत विश्व जो बन रहा था, वहां पर एक नई चीज आता है, और वह आता है रेंडर पेस्ट, यानी कि ये वो कारण है जिससे अफ्रीका के लोगों को गुलाम बना दिया। रेंडर पेस्ट क्या था, रेंडर पेस्ट को मवेशी प्लेग कहते हैं। ये एक प्रकार का प्लेग बीमारी था। 1880 के दशक में अफ्रीका में यह बीमारी आया, और इस बीमारी ने बहुत तेजी से फैलता चला गया यह बीमारी, और इस बीमारी ने क्या कर दिया, 90% जानवरों को मार दिया, यानी कि 90% जो जानवर थे इस बीमारी की वजह से मर गए। 90% कितना होता है, वैसे तो आप मैथ जानते ही होंगे, 100 में से 90 क्या हो गए, खत्म हो गए, तो बचे कितने, 10। तो ये बहुत ही कम बचे थे, अगर तुलना किया जाए 100 से तो बहुत ही कम बचे थे। और अपने सत्ता को मजबूत करने के लिए क्या किया, अफ्रीकियों को शर्म बाजार में धकेलने के लिए वहां के बागान मालिकों, खान मालिकों और औपनिवेशिक सरकार ने बचे हुए पशु को भी मार दिया, या फिर उसे अपने कब्जे में ले लिया।
इस प्रकार से वहां पर रिंडरपेस्ट एक ऐसा चीज था जिसके चलते अफ्रीका के लोगों को जीवन अस्त व्यस्त कर दिया, और अफ्रीका के लोगों के पास अब कोई दूसरा काम नहीं था, मवेशी चराने का काम तो खत्म हो चुका था, और इसीलिए उनके पास एक ही विकल्प था, वह क्या था, यूरोपियों के लिए काम करे। और यूरोपीय क्या चाहते थे, यही तो चाहते थे यूरोप के लोग, कि वो अफ्रीका के लोग मेरे लिए काम करे, मेरे खदानों में काम करे, मेरे बागानों में काम करे। ये कौन चाहते थे, अफ्रीका के लोग, और यही हुआ। और इसका प्रमुख कारण कौन था, रिंडरपेस्ट। तो ये आप समझ सकते हैं कि दुनिया में उस समय क्या हो रहा था, क्या चल रहा था। विश्व में लक भी साथ दे रहा था कि अफ्रीका के लोगों को, आप समझ सकते हैं, लक भी एक तरह का खराब था, रिंडर पेस्ट बीमारी आ गया। अब रिंडर पेस्ट बीमारी जो हम बताएं वो आया था, और कुछ जो था यूरोपीय लोग अब लेकर भी आए थे। तो इस प्रकार से वहां पर नई नई रणनीति अपनाई जाती थी लोगों को गुलाम बनाने के लिए, वहां पर अपने अपने उपनिवेशिक सत्ता स्थापित करने के लिए। और ये उस समय का विश्व था। आइए अब थोड़ी सी भारत पर चर्चा करते हैं। भारत में बहुत ही ज्यादा क्रूर बात है तो वह है अनुबंधित श्रमिक के विषय में, जिसे हम लोग गिरमिटिया मजदूर भी कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी मजदूर को एक निश्चित समय अवधि के लिए भाड़े पर ले जाता है और उसे किसी अन्य देश में ले जाकर के काम देता है, तो उसे अनुबंधित श्रमिक कहते हैं। सामान्य सी परिभाषा है। 19वीं सदी की बात है। भारत और चीन से लाखों मजदूरों को बागानों, खदानों और सड़क व रेलवे निर्माण परियोजनाओं में काम कराने के लिए दूर दूर देशों में ले जाया जाता था। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग समझे कि किस प्रकार से दुनिया में रेलवे बन रहा था, रेलवे स्टेशन बन रहे थे। तो इन सभी कार्यों के लिए यहाँ से अनुबंधित श्रमिकों को ले जाया जाता था। अगर भारत की वर्तमान में बात करें तो कहाँ से ले जाया जाता था, मौजूदा पूर्व उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत और तमिलनाडु के सूखे इलाकों से लोगों को ले जाए जाते थे। कुछ लोग यहाँ के अंग्रेजी क्रूर शासक से मजबूर होकर के चले जाते थे, कुछ लोगों को जबरदस्ती ले जाया जाता था। अब इस अनुबंधित श्रमिकों को ले कैसे जाया जाता था, यह थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। इन्हें झूठ बोला जाता था, झूठी जानकारी दी जाती थी, फुसलाया जाता था। इन्हें यह नहीं बताया जाता था कि कहाँ जाना है, इन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि क्या काम करना है, इन्हें यह भी नहीं बताया जाता था कि यात्रा का साधन कैसे होगा, काम का काम क्या होगा, और जीवन का हालात कैसे होगा, ये कुछ भी नहीं बताया जाता था। और यह सभी जानकारी उन्हें कुछ भी नहीं दी जाती थी, जिसके कारण लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता था, और भारतीय लोग इसे क्या बोलने लगे, नई दास प्रथा भी कहने लगे थे। ओके, तो 1921 में इसे खत्म कर दिया गया था। लेकिन इस अनुबंधित श्रमिकों को वहां पर ले जाया जाता था और फ्री में इसे खटवाया जाता था, इसे काम लिया जाता था, और इसके बदले में इन्हें वेतन नहीं दिया जाता था, और इन्हें बोला जाता था कि कुछ समय बाद आपको वापस भेज दिया जाएगा, लेकिन इन्हें वापस भी नहीं भेजा जाता था। तो ये था भारत के अनुबंधित श्रमिक। भारत के अनुबंधित श्रमिक के जो था वो बहुत ही ज्यादा क्रूर व्यवस्था था, और भारत में इसे नई दास प्रथा को नाम दिया गया था। अब देखिए, इन्हें अफ्रीका ले जाया जाता था, वहां पर काम कराया जाता था। अब दो नाम हम बोलने वाले हैं जिसे आप शायद जानते होंगे, शिव नरेन चंद्र पॉल और राम नरेश सरवन। ये दो खिलाड़ी हैं क्रिकेट के, जो क्या करते हैं, जिनका नाम आपको भारत की तरह लग रहा होगा, लेकिन ये कहाँ के हैं, ये अफ्रीका के निवासी है। तो ये आखिरकार इनका नाम भारत की तरह क्यों लग रहा है, क्योंकि ये वही है, अनुबंधित श्रमिकों के वंशज है, और इसीलिए इनका नाम भारतीयों की तरह महसूस होता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका सबूत भी आपको मिल जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भारत विदेश में भारतीय उद्यमी। विदेश में भारतीय उद्यमी विश्व बाजार के लिए खाद्य पदार्थ व फसल उगाने के वास्ते पूंजी की आवश्यकता थी। यानी कि विश्व बाजार विश्व बाजार खुल चुका था, और विश्व भर के बाजार के लिए खाद्य पदार्थ का जो खाद्य पदार्थ था, वह फसल जो था, उसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी लगता। ना केवल आपके ही देश में बेचना, बल्कि विश्व के बाजार में बेचना है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा पूंजी की आवश्यकता होती थी। तो जो बड़े बागान थे या फिर बड़े किसान थे, उसको बाजारों और बैंकों से पैसा मिल जाता था, बाजारों से पैसा देता था, या बैंकों से वह ऋण ले लेते थे, यानी लोन ले लेते थे। अब अगर बात आती है वह छोटे किसानों की, छोटे किसान क्या करते, छोटे किसानों को बैंक या बाजार लोन नहीं देता था, तो वो क्या करते, तो इसके लिए कुछ कह सकते हैं संगठन था, जैसे कि शिकारी पूरी श्रॉफ ऑफ नट्टू कोटाई चटियारो, ये एक प्रकार का
कह सकते हैं संगठन है जो क्या करता है, उनको लोन देता था जिनको बैंक या बाजार नहीं देता था। तो आप कह सकते हैं कि यह उन सारे बैंकों और व्यापारियों में से था जो मध्य एवं दक्षिण पूर्व एशिया में निर्यातमुखी खेती के लिए कर देते थे। कर का मतलब होता है, यहाँ पर कर एक होता है टैक्स वाला कर, और यहाँ पर जो कर है मतलब ऋण, यानी कि लोन देते थे कि आप पैसे लीजिए और अपने व्यापार को बढ़ाइए। अब प्रश्न आता है कि ये जो कह सकते हैं, ये जो बैंकरों व्यापारी का समूह था, इसको पैसे कहाँ से आता था? इसके लिए वह तो अपनी जेब से पैसे लगाते थे या फिर वह यूरोपीय बैंकों से कर्ज लेते थे। तो इस प्रकार से विश्व का जो बाजार था उसमें खाद्य फसलों की आपूर्ति होती थी। छोटे और बड़े किसान दोनों कर रहे थे। अब इसमें भारतीय उद्यमी का क्या योगदान था? इसमें सबसे आगे जो था वह था यूरोप के लोग। तो अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेशकार तो थे ही साथ उसके पीछे पीछे भारतीय व्यापारी भी इसमें आ गए। भारतीय व्यापारी और महाजन भी इस काम में जा पहुंचे और उन्होंने भी इस काम में बहुत बड़ा योगदान दिया। भारत के लोग भी बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोलने लगे। उन्होंने बड़े बड़े एम्पोरियम खोले, और इसमें अगर सबसे आगे था तो वह था हैदराबादी सिंधी व्यापारी, वह भी इसमें सबसे आगे था। 1860 के दशक में दुनिया भर के बंदरगाहों पर बड़े बड़े एम्पोरियम खोल दिए गए। एम्पोरियम एक तरह का कह सकते हैं कर्ज देने का स्थान था, जहां पर से बैंकों को, जैसे कि अगर आपको लोन लेना है तो आप कहाँ पर जाइएगा? बैंक में जाइएगा। लेकिन अगर आपको महाजनों से कर लेना है तो आपके लिए कहाँ जाना पड़ेगा? आपको इस स्थान पर जाना पड़ेगा, एम्पोरियम जाना पड़ेगा, और ये प्राय बंदरगाह के किनारे पाया जाता था। तो इस प्रकार से भारत के उद्यमी जो थे अब खुल करके सामने आने लगे थे। हालांकि उस समय भारत में अंग्रेजों का शासन था, लेकिन भारतीय उद्यमी अपना वर्चस्व धीरे धीरे कायम कर रहे थे, और वो भी अपने जो विश्व का जो भूमंडलीकरण हो रहा था उसमें योगदान दे रहे थे। भारत में अब बढ़ते हैं कि भारत में जो उपनिवेशवाद था, व्यापार उपनिवेशवाद और वैश्विक व्यवस्था किस प्रकार से थी। आपको पता है भारत को अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था, तो ये था व्यापार उपनिवेशवाद, यानी कि उपनिवेशों द्वारा व्यापार। भारत का व्यापार में बहुत ज्यादा बदलाव तब आया जब ब्रिटेन ने कपास के आयात पर रोक लगा दिया। ध्यान से इस पॉइंट को समझिएगा, कपास के आयात पर रोक लगा दिया गया, क्योंकि औद्योगिकरण के बाद ब्रिटेन में कपास का उत्पादन बढ़ने लगा था, यानी कि ब्रिटेन में कपास बढ़ने लगा था, और इसीलिए अब उसको दूसरे देश से कपास की जरूरत नहीं थी। इसलिए जो भारत से कपास ब्रिटेन जाता था उसको रोक दिया गया। भारत से जाने वाले कपास के आयात पर रोक लगा दिया गया, और इससे क्या हुआ, भारतीय कपड़े का जो अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा करना पड़ा। पहले क्या था कि भारत में कपड़े बनते थे, अब उसको कहाँ पर लेके जाना पड़ा? ब्रिटेन में जाके बेच दो, आसान से, कोई दूसरा काम नहीं करना। लेकिन ब्रिटेन में अब नहीं ले जाना पड़ रहा था, क्योंकि ब्रिटेन में रोक लग गया था। तो अब भारत के लोग दूसरे देश में व्यापार करेंगे तो इससे दूसरे देश से उसे प्रतिस्पर्धा करना पड़ेगा। अब ये जो निर्यात का जो दर था, 1880 के आसपास निर्यात जो था सूती कपड़े का 30% था। 1815 में घट करके 15% हो गया, और 1870 आते आते 3% हो गया। यानी कि 19वीं शताब्दी में भारत में कपड़े का जो निर्यात है, सूती कपड़े का निर्यात 30% से घटकर कितना हो गया था? 3% हो गया था। यानी कि अब भारत का जो सूती कपड़ा वह दूसरे देशों में नहीं बिक रहा था, दूसरे देशों में बहुत ही कम बिक रहा था। अब जब निर्यात घटने लगा, यहाँ पर दो चीजें हो रहा था। निर्यात जो निर्मित वस्तु था, निर्मित वस्तुओं का निर्यात घटता जा रहा था, और कच्चे माल का निर्यात जो था वह तेजी से हो रहा था। यह समझने वाली बात ध्यान से समझिएगा। कच्चे निर्मित वस्तुओं का निर्यात घट गया था, यानी कि जो निर्मित वस्तु जैसे कपास से कपड़े बन चुका है तो उसका जो निर्यात है वह घट चुका है, और कच्चे माल का आयात जो था, निर्यात है, वह बहुत तेजी से हो रहा था, यानी कच्चे माल का निर्यात तेजी से हो रहा है। इससे क्या होता था, आइए हम आपको आगे बताते हैं क्या हो रहा था। 1812 से 1871 के बीच अगर कच्चे कपास का निर्यात दर देखा जाए तो 5% से बढ़कर कितना हो गया? 35% हो गया। पहले मैंने आपको क्या बताया कि सूती कपड़े का जो निर्यात था 30% से घट गया, और कितना हो गया? 3% हो गया। जबकि कच्चे कपास का, सूती कपड़ा यानी कि तैयार माल, कच्चा कपास मतलब अभी ये कच्चा है, इससे तैयार बनने हुआ, इसका जो निर्यात है वह 5% से बढ़ करके कितना हुआ? 35% हो गया। दोनों एक दूसरे के उल्टा है, विपरीत है। इससे क्या हुआ, ये क्या क्या हम बताना चाह रहे हैं? हम आपको बताना चाह रहे हैं, आइए आगे उसको बताते हैं हम आपको। इससे क्या हुआ? इससे जो ब्रिटेन था, वो ब्रिटेन जो था उसका जो
कह सकते हैं ब्रिटेन इससे फायदेमंद हुआ। कैसे फायदेमंद हुआ आप इससे समझते हैं, आइए इसको समझते हैं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, न केवल कपड़े बल्कि कपड़े के रंगाई के लिए नील का भी जो है बड़े पैमाने पर निर्यात हो रहा था। 1820 के दशक से चीन में जो था बड़ी मात्रा में अफीम निर्यात किया जाना था भारत के द्वारा। भारत के द्वारा चीन में क्या किया था, अफीम का निर्यात किया जा रहा था, और इसके बदले में चीन से क्या किया जाता था, चीन से जो था चाय लिया जाता था। ध्यान से समझिएगा, भारत से चीन में क्या दिया जा रहा था, अफीम दिया जा रहा था, और चीन से उसके बदले में क्या लिया जा रहा था, चाय लिया जा रहा था। अन्य वस्तुओं का आयात किया जा रहा था, चाय या और कोई वस्तु का आयात किया जाता था चीन से, और चीन इसके बदले में क्या लेता था, अफीम लेता था। अब अगर ब्रिटेन से भारत के व्यापार पर गौर करें तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि ब्रिटेन से जो भी सामान भारत भेजा जाता था उसकी कीमत भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले सामान की कीमत से बहुत ज्यादा होती। यानी अगर भारत से जाने वाले किसी वस्तु का कीमत 20 रुपया है तो ब्रिटेन से आने वाले किसी वस्तु की कीमत 30 रुपया हो गया। तो देखिए, जाने वाला सस्ता है और आने वाला क्या है, महंगा है। तो इसके बीच का अंतर देख सकते हैं, 10 मान के चलिए वर्तमान में है उदाहरण के लिए, तो ये जो 10 है ये अधिशीष हो गया। इससे उसको फायदा हो रहा है, ब्रिटेन को क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो व्यापार में फायदा तो हो ही रहा, साथ साथ ये जो निर्यात आयात में जो फायदा हो रहा था ये अधिशेष था। अधिशेष मतलब एक्स्ट्रा 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 बच रहा था। तो ब्रिटेन का इस अधिशेष से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा फायदा हो रहा था। जो भी देसी खर्चा था, यहाँ पर जो ऑफिसर्स को पैसे देने हैं, मजदूरों को पैसे देने, वो सारे खर्चे इस अधिशेष से निकल जा रहे थे, और बाकी व्यापार में जो फायदा हो रहा था वो तो फायदा हो ही रहा था। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि वो जो व्यापार घट गया था, निर्यात घट गया था, और आयात निर्यात जो कह सकते हैं, भारत का निर्यात घट गया था और ब्रिटेन का निर्यात जो बढ़ गया था, तो यहाँ पर ये अधिशीष में फायदा कर रहा था। इसलिए हम तभी आपको बोले थे उस पॉइंट में गौर करना है। इससे देसी खर्चा यानी कि होम चार्जेस क्या करता था, ब्रिटेन वाले चलाते थे, न केवल भारत में बल्कि अन्य जहां पर भी वो उपनिवेश स्थापित किए थे वहां पर यही तरीका अपनाते थे। आइए अब एक महत्वपूर्ण बात समझते हैं, और वह है प्रथम विश्व युद्ध, महायुद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। ये तो हम लोग समझे कि किस प्रकार से दुनिया में क्या क्या चीजें चल रहा था, किस प्रकार से व्यापार में बढ़ोतरी आई, व्यापार में तकनीक ने क्या भूमिका निभाया, और भारत उस समय क्या स्थिति झेल रहा था, भारत में अनुबंधित अनुबंधित श्रमिकों की स्थिति क्या थी, यह चीज समझे। अब आइए, विश्व जो था महायुद्ध के बीच में फंस गया था, तब क्या हो रहा था। विश्व में दो तरह के महायुद्ध हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध और दूसरा विश्व युद्ध। तो दोनों महायुद्ध के समय क्या हुआ था, पहला विश्व युद्ध यूरोप में लड़ा गया था, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में देखा गया था। यह विश्व का मानचित्र है, विश्व के मानचित्र में यहाँ पर यूरोप है, और इस यूरोप के नक्शे में विभिन्न देश दर्शाए गए जो उस समय प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे। मित आपको पता है लड़ाई दो आदमी के बीच में होता है, तो उस समय एक तरफ था मित्र राष्ट्र और दूसरे तरफ था केंद्रीय शक्तियां। मित्र राष्ट्र में जो जो देश थे, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, और केंद्रीय शक्तियां में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की, ये दोनों प्रथम विश्व युद्ध लड़ रहे थे। इसमें मित्र राष्ट्र की जीत होती है और वो जीत जाते हैं, लेकिन क्या इससे किसको फायदा हुआ, जीत तो गए लेकिन दोनों को नुकसान हुआ, दोनों को बहुत ही ज्यादा समस्याएं झेलने पड़ी। क्या झेलना पड़ा, प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो था वह कर्जदार के बजाय कर्जदाता बन गया। क्यों, क्योंकि उन्हें बहुत देशों को कर्ज दिया युद्धों में सामान बनाने के लिए, युद्ध की लड़ाई करने के लिए, अगर किसी की अर्थव्यवस्था खराब है उसे सुधारने के लिए। तो इस प्रकार से वो कर्जदार से क्या बन गया था, अमेरिका कर्जदाता बन गया, और यहाँ से ही अमेरिका उभरने लगा था। युद्ध के समय तीन महत्वपूर्ण बदलाव हुआ था, मांगे बढ़ गई थी, बारूद की मांग बढ़ गई थी, खाद्य पदार्थ की मांग बढ़ गई थी, उत्पादन बढ़ गया था इसके चलते, और उत्पादन जब बढ़ गया तो रोजगार भी बढ़ गया था इसके लिए। युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध खत्म हो चुका था। आप देख सकते हैं, अगर इस फोटो पर गौर करें तो इतने सारे बारूद बनाने की जरूरत पड़ी थी प्रथम विश्व युद्ध। अब युद्ध खत्म हो गया, इस बारूद की कोई जरूरत नहीं। अब अगर बारूद की ही जरूरत नहीं तो मजदूर को क्यों काम दिया जाएगा। तो युद्ध के बाद मांग घट गई थी, और मांग जब घट गया तो उत्पादन भी खुद ब खुद घट गया, और उत्पादन घट गया तो रोजगार भी क्या हो गया था, घट गया था। तो ये दो परिवर्तन हुए थे युद्ध के पहले और युद्ध के बाद। आइए इसे समझने के लिए हम लोग गेहूं के उत्पादन का गौर करते हैं कि गेहूं के उत्पादन पर क्या हुआ था। गेहूं का उत्पादन किस प्रकार से युद्ध के समय बढ़ गया था और युद्ध के बाद क्या हुआ था, घट गया था। युद्ध के पहले अगर बात करें तो गेहूं
के निर्यात का काम जो था वो कौन कर रहा था? पूर्वी एशिया कर रहा था। पूर्व एशियाई यूरोप करता था, माफ कीजिएगा, पूर्वी एशियाई यूरोप करता था। यानी कि पूर्व एशिया के तरफ जो यूरोप थे वह और भाग कर रहा था क्या? गेहूं का निर्यात दूसरे देशों में। परंतु विश्व युद्ध के समय सबसे ज्यादा मांग तो औद्योगिक सामान का था। गेहूं का मांग नहीं था, किसका मांग था? औद्योगिक बारूद की जरूरत थी युद्ध में। इसलिए कृषि आधारित उत्पादन को कम कर दिया। यानी कि पूर्व एशियाई देश जो थे उन्होंने कृषि के उत्पादन पर, यानी कि मान के चलिए गेहूं के उत्पादन को कम कर दिया। परंतु इस बात का फायदा किसने उठाया? यूएसए यानी अमेरिका और कनाडा ने। उन्होंने उद्योग कह सकते हैं, उनके जो उद्योग थे उन्होंने उठाया। उन्होंने औद्योगिक सामान के साथ साथ क्या बनाया? कृषि के सामानों को भी बनाया। औद्योगिक सामान को भी बनाने के साथ साथ कृषि के सामान को भी बनाया और उसका उत्पादन किया। परंतु अब विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था। विश्व युद्ध समाप्त हो गया, यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधारने लगी और विश्व बाजार में गेहूं बेचने वाले ढेर सारे व्यापारी आ गए। देखिए, पहले अब यूरोप बेच रहा था गेहूं, लेकिन अब वो क्या बना रहा था? औद्योगिक सामान, उद्योग वाले सामान बना रहे थे। क्यों? क्योंकि उससे बारूद कैसे बनाया जा सका वैसा उद्योग बनाना है। तो उन्होंने गेहूं का उत्पादन बंद कर दिया। अब बनाने कौन लगा? अमेरिका कनाडा बना लेगा। अमेरिका कनाडा बनाने लगा, लेकिन अब विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है तो अब यूरोप भी बनाने लगा। अब देखिए, पहले एक बेचने वाला गेहूं था, लेकिन अब कितना आ गया? ढेर सारा आ गया। यूरोप आ गया, अमेरिका आ गया, और भी अन्य भी जो महादेश के देश थे वह भी इसमें शामिल आ गए। तो ढेर सारे व्यापारी गेहूं के बेचने वाले आ गए। अब इससे क्या हुआ? इससे बहुत सारे परिवर्तन आए। इससे गेहूं जो था अधिक उत्पादन हो गया, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, जिसकी वजह से उत्पादकों को हानि हो गया। हानि क्यों हुआ? आइए इस पर गौर करते हैं। उत्पादन अधिक होने से क्या हानि होता है? उत्पादन अधिक होने से हानि कैसे हुआ? युद्ध के बाद अमेरिका की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसका कारण है बृहद उत्पादन। बृहद उत्पादन मतलब बहुत अधिक उत्पादन किया गया था। एक कंपनी है फोर्ड मोटर्स कंपनी, इसका उदाहरण लेते हैं और समझते हैं इस चीज को कि उत्पादन करने से, अधिक उत्पादन करने से क्या होता है। फोर्ड मोटर्स कंपनी का संस्थापक है हेनरी फोर्ड। इन्होंने ही इस कंपनी को बनाया है। ये गाड़ी बनाते हैं, मोटर्स कंपनी है। इन्होंने एक नई व्यवस्था लागू की, उसको बोलते हैं असेंबली लाइन व्यवस्था। अभी भी हमारे विभिन्न उद्योगों में यह व्यवस्था चलती है। इसमें होता क्या है कि इसमें एक मजदूर जो भी काम करता है वह पूरा दिन बार बार वही काम करता है। जैसे कि अगर टायर लगाने का काम उसको दिया गया है तो दिन भर वो टायर ही लगाएगा, बाकी काम कोई और करेगा। अगर किसी को इंजन तैयार करने का काम दिया गया तो बाकी वह व्यक्ति बाद दिन भर इंजन ही तैयार करेगा, दूसरा काम कोई और करेगा। तो इस प्रकार से एक मजदूर एक ही काम करता है, जिससे उस काम में उसको एक्सपीरियंस आ जाता है। वह बहुत ही तेजी से काम करता है और इसमें ज्यादा काम होता है, और मजदूरों से ज्यादा काम करवाया भी जाता था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो थे काम छोड़ने लगे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम करना पड़ता था तो काम छोड़ने लगे। तो इस मोटर कंपनी ने क्या किया? वेतन को दोगुना कर दिया। अगर पहले 20 रुपए दिया जाता था तो 20 को कितना कर दिया गया? 40 रुपए कर दिया गया, दोगुना। अब जो मजदूर छोड़ रहे थे वो फिर से वापस आ गए, वो नहीं छोड़ने लगे क्योंकि मजदूरी दोगुना कर दिया गया। लेकिन जो हेनरी फोर्ड थे वो इस तरह नहीं किए थे। उन्होंने मजदूरी जब दोगुना किया तो काम भी ज्यादा कर दिया। अब एक महत्वपूर्ण समस्या यहाँ पर आ गई कि बृहद उत्पादन से बहुत ज्यादा उत्पादन होने लगा। मजदूर ज्यादा थे, काम ज्यादा था, जल्दी तैयार हो रहा था, तो बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया। अब इसको बेचने के लिए क्या चाहिए? बाजार चाहिए। बेचने के लिए बाजार चाहिए, लेकिन उन्हें बाजार नहीं मिल रहा था, और इसके लिए उन्होंने हर जगह अपने उत्पादन का निर्यात करना प्रारंभ कर दिया। जिस प्रकार से अमेरिका ने न केवल भिन्न भिन्न देशों में बल्कि पूरे विश्व में निर्यात किया। निर्यात करने का मतलब पूरे विश्व में अपने सामानों को क्या किया? बेचा। तो इस प्रकार से एक समस्या जो था आया सामने, क्या आया था? उत्पादन को बेचने की समस्या। तो ये एक समस्या आप समझ सकते हैं आया, जिसको उन्होंने खत्म कर दिया। अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार से बृहद उत्पादन के कारण महामंदी आ गई थी। आइए हम लोग चर्चा करते हैं। तो महामंदी भी एक बृहद उत्पादन का ही कारण है। 1929 का बात है। उत्पादन, रोजगार और व्यापार में भयानक गिरावट दर्ज की गई। बहुत ज्यादा गिरावट आ गई। यानी कि लोग ना उत्पादन करने लगे, रोजगार भी बहुत ज्यादा कम हो गया और व्यापार भी बहुत ही ज्यादा कम हो गए। उत्पादों और खेतीहार उत्पादों की कीमत भी भारी कमी आ गई। कीमत में भी बहुत ज्यादा कमी आ गई। इसका कारण है बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा बढ़ गई, और इसे क्या बोला गया? महामंदी बोला गया। और इस महामंदी के मुख्य दो कारण थे। पहला, अधिक उत्पादन। अभी आपको पता है ना, गेहूं का अधिक उत्पादन किया जा रहा था, तो ये पहला कारण है, अधिक उत्पादन, जिसके चलते क्या हो रहा था? महामंदी आया था।
युद्ध के बाद हम लोग देखें, मांग में कमी आ गया, लोगों को वस्तुएं उतनी नहीं चाहिए थी, परंतु देश ने अपना उत्पादन कम नहीं किया। जितने भी देश जो गेहूं बना रहा था या फिर जो औद्योगिक सामान बना रहा था, उन्होंने उत्पादन नहीं कम किया। इससे हुआ क्या, सभी वस्तुओं का उत्पादन बहुत ज्यादा हो गया। जिसकी जिस वस्तु की मांग 10 थी वह 20 बन गया, 40 बन गया, 100 बन गया। अब इतनी सारी वस्तुओं को बेचेगा कहाँ? तो मजबूरन में उसकी कीमत कम करनी पड़ी। जब वस्तुएं ढेर सारी हो जाती है तो उसे बेचने के लिए कीमत कम करना पड़ता है। तो इस प्रकार से कीमतें गिर गई, बहुत ज्यादा उत्पादन हो गया, कीमतें गिर गई। तो ये पहला समस्या था। अब जब कीमत गिर गया तो जो उसका उत्पादन किया उसको फायदा नहीं होगा, फायदा नहीं होगा तो इस प्रकार से गरीबी आ जाएगी। तो ये पहली समस्या थी जो उस समय आ रहा था। महामंदी का पहला कारण है अधिक उत्पादन। दूसरा कारण है ऋण की कमी। ऋण का मतलब लोन होता है, लोन। जब युद्ध हो रहा था तो मैंने आपको बताया कि अमेरिका कर्जदाता बन गया था। अमेरिका क्या कर रहा था, ऋण दे रहा था, कर्ज दे रहा था। लेकिन युद्ध के बाद क्या हुआ, युद्ध के बाद अमेरिका ने ऋण देना बंद कर दिया, लोन देना बंद कर दिया, किसी को भी वो लोन नहीं देते थे। जिसके कारण, जिसके वजह से विकास का कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और विकास का दूसरा रास्ता नहीं था तो लोग क्या करते? तो इस प्रकार से ये दूसरा कारण था जिसके चलते जो बेरोजगारी आ गई, उत्पादन में कमी आ गई और व्यापार में भी कमी आ गई। और जिसके कारण क्या हुआ, विश्व में महामंदी आ गई। और महामंदी का क्या परिणाम निकला? क्या महामंदी का असर पड़ा? जी हाँ, महामंदी का असर बहुत बुरा पड़ा। महामंदी के कारण बड़े बड़े बैंक जो थे वो धराशायी हो गए, नष्ट हो गए। बैंक नहीं चलने लगा। मुद्रा की जो कीमत थी वह बुरी तरह गिर गई थी। खरीदार बिल्कुल खत्म हो गए थे क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं थे, खरीदने वाला कोई नहीं था, बाजार बिल्कुल खाली था। अमेरिका सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए आयातित पदार्थ पर दोगुना सीमा शुल्क लेने लगा। यानी कि जो भी वस्तु आयात किया जाता था उस पर दोगुना सीमा शुल्क जोड़ने लगा। और इस प्रकार से महामंदी का असर न केवल यूरोप में बल्कि विश्व में भी फैलने लगा था। 1993 की, माफ कीजिए, 1933 का बात है। 1933 में 4000 से ज्यादा बैंक क्या हो चुका था, बंद हो चुका था। 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां जो था वह चौपट हो चुकी थी, बहुत सारी कंपनियां बंद हो चुकी थी। तो इस प्रकार से महामंदी का असर फैलता जा रहा था। और महामंदी क्यों हुआ था? वृहद उत्पादन के कारण और दूसरा था ऋण की कमी के कारण। अब आइए हम बात करते हैं भारत में महामंदी का क्या असर पड़ा। भारत में भी बहुत ही ज्यादा महामंदी का असर पड़ा। भारत में आयात और निर्यात जो हो रहा था वह पूरी तरह से आधा हो गया था, पूरी तरह से आधा हो चुका था, आधा ही निर्यात हो रहा था। लोगों को भारी समस्या, बहुत सारी समस्या आने लगी थी। और इन समस्याओं के कारण लोगों ने क्या कर दिया, ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। तो यहाँ पर एक फायदे वाली बात आ गई, लोगों के अंदर आक्रोश भड़का और ब्रिटिश सरकार का विरोध किया और आज हम लोग ब्रिटिश सरकार से आजाद हुए। फिर क्या हुआ, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खाने की कमी आ गई थी और टैक्स में कमी नहीं किया जा रहा था। तो इस प्रकार से कीमतें बढ़ गई थी। तो इस प्रकार से भारत में महात्मा गांधी ने क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिया। तो आप देख सकते हैं भारत में मंदी का असर कुछ कह सकते हैं सकारात्मक भी पड़ा था और कुछ नकारात्मक भी पड़ा था। अब आइए हम लोग अगले टॉपिक पर पढ़ते हैं कि ये जो समस्या था, प्रथम विश्व युद्ध झेल चुका है दुनिया, और कह सकते हैं महामंदी आ चुका है, विश्व पूरी तरह से तबाह हो चुका है। तो विश्व क्या, अब विश्व को बनना चाहिए, विश्व को शांति करना चाहिए, विश्व में युद्ध नहीं होना चाहिए, ये सारा चीज होना चाहिए क्या? यही चीज होना चाहिए। और यही क्या होता है, अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण। यानी कि पुनर्निर्माण का काल शुरू हो गया, लोग एक दूसरे को ठीक करने में लग गए और यहाँ पर युद्धोत्तर काल आया। यानी कि लोग एक दूसरे को नीचा दिखाने लगे और खुद को ऊंचा दिखाने लगे और इससे युद्ध का काल प्रारंभ हो गया। प्रथम विश्व युद्ध तो खत्म हो चुका था, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के खत्म होने के केवल 2 दशक बाद, एक दशक में 10 वर्ष होता है, यानी कि 20 वर्ष के बाद विश्व युद्ध शुरू हो गया। और वह कौन सा विश्व युद्ध था? दूसरा विश्व युद्ध। यानी कि एक विश्व युद्ध अभी ठीक से झेल नहीं पाया था, ठीक से उभर नहीं पाया था कि दुनिया दूसरा विश्व युद्ध शुरू कर दिया। और यह विश्व युद्ध कैसा था? यह विश्व युद्ध उससे भी ज्यादा भयानक था, प्रथम विश्व युद्ध से भी ज्यादा भयानक था। यह विश्व युद्ध भी 2 गुटों में लड़ा गया था। पहले खेमे में था मित्र राष्ट्र और दूसरे खेमे में थी धुरी शक्तियां। लेकिन इस बार कुछ कुछ नए देश जुड़ गए थे, जैसे ब्रिटेन, सोवियत संघ, फ्रांस और अमेरिका किस में था? मित्र राष्ट्र में था। और धुरी शक्तियां में नाथसी जर्मनी, जापान और इटली किस में था? धुरी शक्तियां था। युद्ध में बेहिसाब आर्थिक और सामाजिक तबाही हुई, समाज पूरी तरह से तबाह हो चुका था, आर्थिक आर्थिक स्थिति भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। अगर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से देखा जाए तो करीब 6 करोड़ लोग मर गए थे इस युद्ध में।
और बहुत सारे लोग घायल हो चुके थे। इस युद्ध को पूर्ण युद्ध भी कहा गया। क्यों कहा जाता था? क्योंकि युद्ध जो था जल, थल और वायु तीनों जगह पर लड़ा गया। कोई ऐसा जगह न था जहां पर युद्ध नहीं हुआ। तकनीक आ चुकी थी, लोग पानी में जहाजों के माध्यम से लड़ रहे थे। माफ कीजिए, पानी यहाँ पर जल है। जमीन में तो लड़ ही रहे थे पुराने जमाने में। नए नए हेलीकॉप्टर आ गए थे, फाइटर प्लेन आ गए थे, उसके चलते वायु में लड़ा जा रहा था। और इससे जो अर्थव्यवस्था का जो पुनर्निर्माण था वह बहुत कठिन हो गया था। पुनर्निर्माण का काम कठिन और लंबा हो गया था। जो लग रहा था कि अब पूरा विश्व सही हो जाएगा, शांति स्थापित हो जाएगी, दुनिया सुधर जाएगी और विश्व एक नए ढर्रे पर आ जाएगा, वो नहीं हो रहा था। अब यहाँ पर एक नई नीति आ गई थी। इस द्वितीय विश्व युद्ध में फिर से मित्र राष्ट्र की जीत हुई और दो महायुद्ध के बीच आर्थिक अनुभव यानी कि जीत तो हो गई थी, लेकिन इस महायुद्धों के बीच में जो अर्थशास्त्री थे और राजनीतिज्ञ यानी कि जो राजनीति का अध्ययन करते हैं उसे राजनीतिज्ञ कहते हैं, और अर्थशास्त्र आर्थिक अनुभव जो करता है उसे अर्थशास्त्री करते हैं। इन्होंने दो सबक निकाले। कोई भी लड़ाई होता है उससे कुछ सबक निकलता है, तो इससे उन्होंने दो सबक निकाला। पहला सबक था, बृहद उत्पादन पर आधारित किसी औद्योगिक समाज को व्यापार के बिना कायम नहीं रखा जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर आप बृहद उत्पादन करते, बहुत ज्यादा उत्पादन करते हैं, इसके लिए आपको औद्योगिक समाज रखना होगा, यानी कि ऐसा समाज रखना होगा जो उद्योग को बढ़ावा देता हो। और औद्योगिक समाज के साथ साथ आपको व्यक्ति की आय जो होनी चाहिए वह स्थिर होनी चाहिए, तभी वो आपकी वस्तु खरीदेगा। अगर एक व्यक्ति पर डे 20 रुपया कमाता है और वह पर डे 20 रुपया कमाएगा, तो आगे सोचेगा कि चलो आज हम 15 रुपया खाते हैं, 5 रुपया सेव कर लेते हैं, कल मैं आप यह वस्तु खरीदूंगा। और अगर उसकी आय अस्थिर रहेगी, यानी कि आज वो 15 रुपया कमाता है, कल वो 20, फिर 25, कभी 10, कभी नहीं कमाता है, तो ऐसे में वो आगे अपने भविष्य के विषय में नहीं सोचेगा और जो समाज में जो नई वस्तु आएगी उसको नहीं लेगा। बृहद उत्पादन का कोई फर्क उसमें असर नहीं पड़ेगा। इसके लिए आय स्थिर होने चाहिए, और आय स्थिर करने के लिए हमें क्या करना होगा? रोजगार देना होगा, लोगों को काम देना होगा, स्थिर बेरोजगार होना जरूरी है। तो ये सारी चीज जो अर्थशास्त्री थे, जो राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने निर्णय निकाला। और अगर ये सारे चीज होगा तो किसी भी देश में रोजगार की स्थिरता क्या होनी चाहिए? जरूरी होनी चाहिए। इन सब चीजों के लिए स्थिरता, रोजगार की स्थिरता जरूरी, यानी कि लोगों को रोजगार मिलना आवश्यक है। तो ये पहला सबक निकाला था उस द्वितीय विश्व युद्ध से। दूसरा क्या था? दूसरा सबक था कि आर्थिक संबंध, अगर दुनिया के साथ आपको आर्थिक संबंध बनाना है तो पूर्ण रोजगार का लक्ष्य केवल केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब सरकार के पास वस्तुओं, पूंजी और श्रम के आवाजाही को नियंत्रित करने की ताकत उपलब्ध हो। इसका मतलब एक सामान्य शब्द में यह है कि जो बाजार है उसमें सरकार का नियंत्रण हो। सरकार बाजार के नियम को बदल सकता है, ये कर सकता है, वो कर सकता है। बाजार में जितना भी नियंत्रण हो वो सरकार का होना चाहिए, तो ही बाजार चल सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता है। क्योंकि इससे कीमत में उतार चढ़ाव हो सकता है। हो सकता है कि एक व्यक्ति ऐसा हो जो किसी वस्तु का कीमत 10 रुपया ले रहा और वही वही वस्तु का कोई दूसरा व्यक्ति 20 रुपया ले रहा, तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नियंत्रण वाली बात नहीं। तो यहाँ पर नियंत्रण होना चाहिए ताकि कीमत में उतार चढ़ाव बंद रहे, स्थिरता बनी रहे, स्थिरता बनी रहे। अगर स्थिर बना रहेगा कीमत, तो ही जो है आर्थिक संबंध कायम हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो ये दो सबक निकाले थे, और इस प्रकार से महायुद्ध को दो सबक के बाद पूरे कह सकते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था को सुधारने के लिए एक नई चीज लाया, और वह क्या था? ब्रेटन वुड्स संस्थान। ब्रेटन वुड्स संस्थान क्या था? 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशर शहर एक है जहां पर ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन हुआ। यह सम्मेलन में क्या बोला गया? इसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF और अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, जिसे आम बोलचाल में विश्व बैंक कहा जाता है, इस दो चीज का गठन किया गया। अब आप बोलेगा कि ये दो चीज क्यों बनाया गया? इस दोनों का निर्माण इसलिए हुआ था ताकि युद्ध के बाद पुनर्निर्माण और विकास का जो कार्य है वह जल्दी से जल्दी और शांतिपूर्ण हो। युद्ध में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, बहुत सारे शहर तहस नहस हो गए थे, बहुत सारे नागरिक जो थे तबाह हो चुके थे, लोगों के पास काम नहीं था। तो लोग पूरा विश्व एक साथ आकर के इसको सुधारने में लगे हुए थे, और इसके लिए ये चीज जरूरी था। यह व्यवस्था निश्चित विनिमय दर पर आधारित था। निश्चित विनिमय दर में क्या होता है? इसका मतलब यह है कि अगर $1 बराबर 50 रुपया है, तो वो नहीं बदलेगा, कभी नहीं बदलेगा, हमेशा $50 रहेगा। माफ कीजिएगा, $1 बराबर 50 रुपया रहेगा, वो कभी भी नहीं बदलेगा। इसको बोलते हैं निश्चित विनिमय दर। जैसा कि आपको पता है वर्तमान में डॉलर का मान बदलते रहता है,
कभी $1 का मान कभी 65 रुपया, 70 रुपया, कभी 60 रुपया हो जाता है, 62 रुपया हो जाता है। तो इस प्रकार से ये बदलता रहता है, लेकिन ये पहले फिक्स था, ये कभी भी नहीं बदलेगा। ऐसी व्यवस्था लाया गया था। लेकिन ये जो निश्चित विनिमय दर था, क्या ये चला? नहीं चला, ये खत्म हो चुका है। क्यों हो चुका था? क्योंकि ये जो डॉलर का मान है वर्तमान समय में घटता बढ़ता रहता है। वर्तमान समय की बात नहीं है, क्योंकि मांग और पूर्ति में बदलाव आता है, और मांग और पूर्ति में बदलाव आता है, जिसके चलते डॉलर का मान वर्तमान में बदलता है। और यही बात युद्ध के बाद लगभग 20 सालों में व्यापार में बहुत ज्यादा फैला। व्यापार बहुत ज्यादा फैल गया, बेरोजगारी में नियंत्रण भी आ गया था। लेकिन विकास, बहुत ज्यादा विकास हो रहा था, विकास में तकनीक बहुत ज्यादा भूमिका निभा रही थी। लेकिन यहाँ पर एक चीज था, बहुत सारे ऐसे देश थे जो अब, एशिया के बहुत सारे ऐसे देश थे, अफ्रीका के बहुत सारे ऐसे देश थे जो अभी स्वतंत्र हो रहे थे। ध्यान, मेरी बात गौर कीजिएगा, हम क्या बताने वाले हैं। एशिया, जैसे कि भारत एशिया में पड़ता है, ये किसके गुलाम था? ये था ब्रिटेन का गुलाम था। तो ये अब आजाद हो रहा था, तो स्वतंत्र हो रहा था। और स्वतंत्रता के बाद इसके अंदर गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। और अर्थ बहुत सालों से अपांग थी। अर्थशास्त्र जो था, इसकी अर्थव्यवस्था बहुत अपांग थी, वह गुलाम था। जी, जो भी जितने भी नए स्वतंत्र देश आए, वो ब्रिटेन वुड्स संस्था के सहारे थे। यानी कि ब्रिटेन वुड्स संस्था अगर नहीं रहता तो वो देश नहीं चल पाते, नहीं सुधर पाते। और इस प्रकार से ये जो देश थे, नए स्वतंत्र देश थे, वो ब्रिटेन वुड्स के सहारे हो गए। ध्यान से समझिएगा, ब्रिटेन वुड्स में मुद्रा का मान फिक्स कर दिया गया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नए स्वतंत्र देश थे जो ब्रिटेन वुड्स संस्थान के क्या हो गए? सहारे हो गए। इससे क्या हुआ? इससे यह हुआ कि ब्रिटेन वुड्स पर सत्ता स्थापित हो गया। अब पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ब्रिटेन वुड्स को चलाता कौन था। ब्रिटेन वुड्स को बड़ी बड़ी शक्तियां चलाता था, जैसे अमेरिका, ये बड़ी बड़ी शक्तियां आदि चलाता था। अब स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद जो देश थे वह दूसरे पर आश्रित हो गए। अब भारत की अगर आपको उदाहरण देते हैं, भारत पर किसका सत्ता था? ब्रिटेन का सत्ता, अंग्रेजों का सत्ता था। यानी कि भारत पहले किस पर आश्रित था? अंग्रेजों पर आश्रित था। अब भारत आजाद हो गया, अंग्रेजों का शासन नहीं है। लेकिन अब भारत किस पर आश्रित आश्रित हो गया? ब्रिटेन वुड्स पर आश्रित हो गया, ब्रिटेन वुड्स संस्था पर आश्रित हो गया। और इसको कौन चलाता है? बड़ा बड़ा देश चलाता है। कौन? जैसे अमेरिका, रूस, ये सब चलाता है। तो अब भारत अंग्रेज से तो आजाद हो गया, लेकिन आश्रित किस पर हो गया? अमेरिका पर आश्रित हो गया। इसीलिए 1970 में ब्रिटेन वुड्स को खत्म कर दिया गया। और क्या लाया? परिवर्तनशील विनिमय दर। यानी कि वो जो पैसा जो फिक्स किया था, उसको फिक्स करके हटा दिया। यानी कि $1 बराबर जो 15, मान के चलिए 50 रुपया था, मान के चलिए, उस इस जो कह सकते हैं निश्चित विनिमय दर था, इसको खत्म कर दिया गया। और क्या लाया गया? परिवर्तनशील विनिमय दर। इसमें क्या था? पूर्ति के अनुसार अलग अलग देशों की मुद्रा की मांग जो है वह बदलती रहे। तो इस प्रकार से ब्रिटेन वुड्स संस्था भी खत्म हो गया और नई परिवर्तनशील विनिमय दर आया। और इस प्रकार से परिवर्तनशील विनिमय दर ने जो अच्छे देश थे वह विकास करने लगा, और जो अच्छे देश कह सकते हैं अर्थव्यवस्था जिसकी अच्छी थी, वह देश क्या करने लगा? विकसित हो गया। और आज भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो विकास में लगा हुआ है। यानी कि कुछ देश विकसित है, और कुछ देश ऐसे हैं जो विकासशील है, और कुछ देश ऐसे हैं जो विकसित है। और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? भूमंडलीकृत विश्व का बनना। और ये आज भी हमारे दुनिया में हो रहा है। तो ये एक छोटी सी घटना थी जिससे हमको पता चलता है कि विश्व में नए नए तकनीक आए, नए नए समस्या आए, लेकिन विश्व जो था नए ढर्रे में था, और विश्व बनता जा रहा था। और इस प्रकार से भूमंडलीकृत विश्व क्या हो रहा था? बन रहा था। तो मैंने आपको बताया भूमंडलीकृत विश्व किस प्रकार से बन रहा था। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। और यहाँ पर यह वीडियो क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आसान शब्दों में, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज आप इसे लाइक कर सकते हैं, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कर सकते हैं। आप कमेंट भी कर सकते हैं आपको पसंद क्यों नहीं आया। चैनल को सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। इस अध्याय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।